हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में जो है हम प्रगीत और समाज जो चैप्टर है जिनके राइटर हैं नामवर सिंह, उसी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रकार से किया जाएगा कि हो सकता है क्लास में ही जो है आपके सभी क्वेश्चन आंसर जो हैं दिमाग में बैठ जाएँ, है कि नहीं। तो ध्यान से देखा जाए तो इस चैप्टर जो है बहुत आसान था, बहुत ही आसान। ठीक है, देखिएगा, जैसे प्रश्न नंबर पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आपको देख के इतना भारी लग रहा होगा कि आप कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा कितना आसान आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, बस इतने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यानी कि प्रबंध काव्य का मतलब जो है पाठ के आधार पे बताना है। तब प्रबंध काव्य का मतलब होता है कि जो मानव जीवन के दृश्य को जो है बताता है। प्रबंध काव्य यानी कि वैसी कविताएं जो मानव जीवन के आदर्श को बताता है, जिसमें राष्ट्र प्रेम हो, जिसमें धर्म के बारे में विवेचना किया गया हो, जिसमें लोगों के जीवन के बारे में विवेचना किया गया हो, उसी को प्रबंध काव्य कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र जी चाहते थे कि वैसा जो है कविता लिखा जाए जिसमें जो है प्रबंध काव्य हो। बस इतने आंसर है। फिर से एक बार जो है बहुत ही आसान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य का मतलब होता है कि वैसी कविताएं जिसमें मानव जीवन के पूर्ण दृश्य को दर्शाया गया हो, राष्ट्र प्रेम को दर्शाया गया हो, धर्म प्रेम को दर्शाया गया हो, समाज में रहने वाले लोगों के बीच के प्रेम को दर्शाया गया हो। बस हो गई आंसर। इतने भारी था। किसी भी चैप्टर को आप इतना मज़ा से पढ़िए कि वो जो है लगभग नहीं करे कि आप पढ़ रहे हैं और आपको याद भी हो जाए, है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। देखिए, कला के लिए सिद्धांत क्या है। इतनी छोटा को क्वेश्चन है। कला के सिद्धांत का मतलब होता है कि लोगों में कलात्मकता को उभारना। कला के सिद्धांत का मतलब होता है कि लोगों में कलात्मकता को उभारना, यानी कि उनके अंदर जो कला होता है उसको निकालना। यह तो होता है कला का सिद्धांत। इसमें जो है कुछ करे वाला है। इस सभी का जो है आपको नोट्स जो है मिल जाएगा आपके PDF पेड ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप का पेड ग्रुप। ठीक है, जिसके लिए पूरे हिंदी के लिए हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी ट्रिक से रिलेटेड जो भी है वो आपको 101 रुपये में प्रोवाइड किया जाता है पूरा कोर्स। ठीक है, उसके लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा 9608339424। ठीक है, इस नंबर पे जो है आपको पहले जो है पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट 101 रुपया। उसके बाद जो है आपको एगो ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसका नाम है 2023 टॉपर बैच हिंदी। और उसमें आपको जो भी क्लास छूट गया है उसका PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा, उस क्लास के वीडियो सेंड कर दिए जाएंगे, और जो जैसे जैसे क्लासेस होंगे उसके PDF आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। लास्ट के मंथ में जो है टेस्ट सीरीज भी करवाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। जो इंटरेस्टेड है वही लोग जुड़ेंगे, बाकी बिना पढ़े वाला लाइकन मत लेना सब, काहे कि 101 रुपया तुम्हारा फंस जाएगा, है कि नहीं। तीसरा नंबर, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है। बड़ी आसान प्रश्न है। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको प्रगीत का मतलब मालूम होना चाहिए। प्रगीत कहने का मतलब कि वैसी कविताएं जो गीत के तरह हो। प्रगीत कहने का मतलब कि वैसी कविताएं
जो गीत की तरह हो और जो व्यक्तिगत और आत्मपरक हो। व्यक्तिगत मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में बताता हो और खुद के बारे में वो कविता दर्शाता हो, यही प्रगीत होता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि वैसी कविताएं जो गीत की तरह होती है ओकरे प्रगीत कहते हैं। ठीक है, अगर प्रगीत की परिभाषा पूछल जाए तो देखिए यहाँ पे उहे कहा है, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे। तब प्रगीत वैसी कविताएं जो गीत की तरह होती है, जो गीत और मुक्तक के मिश्रण से बनती है, ओकरे प्रगीत कहते हैं। और प्रगीत जो है व्यक्तिगत होता है, आत्मपरक होता है। इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है? प्रगीत के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि प्रगीत जो है सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत और आत्मपरक होता है। बस हो गया आंसर। आसान है, बहुत ही आसानी चैप्टर हमको लगा। ठीक है, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? तब प्रगीत यानी कि वैसी कविताएं जो गीति और मुक्तक से मिलकर बना हो। अगर याद नहीं होके तो वैसी कविताएं जो गीत की तरह होती है ओकरे प्रगीत कहते हैं, है कि नहीं। और प्रगीत, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है? तो इसके बारे में धारणा प्रचलित है, लोगों का मानना है कि प्रगीत जो होता है सामाजिक ना होकर वो व्यक्तिगत और आत्मपरक होती है। ठीक है, एकदम आसान है, सभी सब क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? देखिए तनी, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से यह तात्पर्य है कि वैसी कविताएं जिनमें जीवन के आदर्शों के बारे में बताया गया हो, वैसी कविताएं जिसमें जीवन के बारे में, समाज के बारे में बताया जाता हो, उसी को कहा जाता है वस्तुपरक। एकरा में देखिएगा नामे में लगल है वस्तु और परक। परक मतलब कि जांचना। तो वस्तु के बारे में जो कविताएं बताता है, जांचता है, ओकरे वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताएं कहते हैं। वस्तुपरक नाट्य धर्मी यानी कि वस्तु के बारे में जांच और जो नाटक के रूप में होता है ओकरे कविता के तो वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताएं कहल जाता है कि नहीं। आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविताओं के यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? एक और तनी आंसर सुन लीजिएगा। आत्मपरक कविताएं जो है छोटी होती है और ये आत्मपरक कविता प्रगीत जो है छोटी होती है और व्यक्तिगत होती है। आत्मपरक प्रगीत जो है छोटी होती है, व्यक्तिगत होती है, जबकि नाट्य धर्मी कविताएं लंबी होती है और समाज के लोगों के जीवन के बारे में बताती है। ठीक है, का अंतर है एकरा में तो लिखेंगे कि आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविताओं के व्यंजना, यथार्थ व्यंजना में यह अंतर है कि आत्मपरक प्रगीत छोटी होती है, व्यक्तिगत होती है, जबकि नाट्य धर्मी कविताएं लंबी होती है, समाज के बारे में बताती है। समझ में आइल बबुआ? कितना आसान बा, है कि नहीं। दुनिया कहे नहीं, आप हिंदी को हिंदी लेखा पढ़िएगा मज़ा आएगा, है कि नहीं। इंग्लिश को इंग्लिश लेखा पढ़िएगा मज़ा आएगा। हमने के पहला ही टेंशन ले लेते हैं कि बाप रे इतना भारी है। अरे भारी कुछ नहीं है, पढ़िए पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना आपको आसान लगेगा, है कि नहीं। हमने के कहा एकदम विद्वान आए थे, पढ़ते पढ़ते तनी मनी दिमाग विकसित कर गया है। आई हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है, उदाहरण स्पष्ट करें। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है, इसका जो है आपको बताना है। देखिए कितना आसान इहो प्रश्न है। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का स्थान सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत और आत्मपरक है। बस हो गया क्वेश्चन के आंसर। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का स्थान क्या की जगह का लगाएंगे कि प्रगीतों के स्थान सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत और आत्मपरक है।
हो गई। सोदाहरण के साथ स्पष्ट करें। सोदाहरण मतलब कहा जाता है कि साथ में उदाहरण से इसको स्पष्ट करें। तो उदाहरण कैसे देंगे? तो छायावादी कवि शेर सिंह के जो हैं बहुत सारे जो हैं प्रगीत हैं, जैसे कि शस्त्र समर्पण, पोथल, ये सभी जो हैं हिंदी कविता जो है इतिहास में प्रगीतों के स्थान को बनाए हुए हैं। कौन सा कविता? छायावादी कवि शेर सिंह के। ठीक है, शेर सिंह कैसे कवि हैं? तो छायावादी कवि हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक प्रगीत किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है? भिन्न मतलब कि अलग है, एवं गुप्त जी के आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है। क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। आलोचक मतलब शिकायत करे वाला। शिकायत कौन कर रहा था? तो नामवर सिंह है नो, नामवर सिंह ने शिकायत कर रहा था। चलिए इसका आंसर तो नहीं देख लेते हैं। आधुनिक प्रगीत किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है? तो आधुनिक प्रगीत भक्ति काव्य से भिन्न है क्योंकि प्रगीत जो है व्यक्तिगत और आत्मपरक होता है, जबकि भक्ति कवि जो है, भक्ति कवि समाज के बारे में होता है, भगवान के बारे में होता है। एकदम भक्ति कवि मतलब भक्ति भगवान के बारे में है कि नहीं? तो आधुनिक प्रगीत जो वैसे आधुनिक प्रगीत किन अर्थों में भक्ति का काव्य से अलग है? तब भक्ति काव्य भगवान के बारे में होता है, समाज के बारे में होता है, समाज के लोगों के बारे में होता है। भक्ति काव्य बड़ा बड़ा होता है, जबकि आधुनिक काव्य व्यक्तिगत और आत्मपरक होता है और ये छोटी छोटी को होता है। समझ गए? आइए आगे। गुप्त जी के आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट हैं। क्या आप आलोचक से सहमत हैं? हम एकदम सहमत हैं, क्योंकि गुप्त जी के जो हैं प्रबंध काव्य थे वो एकदम बड़ा बड़ा थे, जबकि ये प्रगीत जो है छोटा छोटा होता है। तो हम ये बात से सहमत हैं। आलोचक यही बात कहा है, एकदम ठीक कहा है कि नहीं? अपने विचार दीजिए। तो हम विचार तो दे ही दिए कि हम आलोचक के बात से एकदम सहमत हैं। कभी भी आपको कहे क्वेश्चन में कि आप लेखक के बात से सहमत हैं, तो आपको एकदम लिखना ही है कि हाँ हम सहमत हैं। आप उनके बात को काट ही नहीं सकते हैं, काहे कि वो लेखक हैं, हमनी के एगो छोटा मोटा विद्यार्थी हैं। उनके बात को आप काटेंगे तो फिर आपको रीज़न बताना होगा कि काहे आप काट रहे हैं, है कि नहीं? तो इस बात जो है आपको लिखते समय ध्यान रखना है। और किसी भी आंसर को लिखना जो है, राइटिंग स्किल को आप बढ़ाइए सर। अगर आपको नंबर हिंदी में 100 लाना है तो आपको पढ़ने के साथ साथ राइटिंग स्किल को डेवलप करना होगा। राइटिंग जो है आपके रिज़ल्ट को बहुत बेहतर बनाता है। ठीक है, राइटिंग बहुत बेहतर बनाता है। राइटिंग को आप सुधारिए, आपका रिज़ल्ट 100% जो है 100 में 100 आएगा। अब देखिए 7 नंबर, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आश्रय स्पष्ट करें, साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। चलिए समझते हैं। कविता जो कुछ कह रही है, एगो किताबवा में आप देखिएगा प्रगीत और समाज चैप्टर में, ओकरा में एगो कविता बीच में लिखल गई है जेकर नाम है जो कुछ कह रही है। ठीक है, उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। एजा तक लिखल है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो लिखल है कवितावा, एकर जो है आप मतलब हमको बता दीजिए और साथ में कोनो एगो उदाहरण दे दीजिएगा। तो आइए मतलब इसका बताते हैं। जो कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो उसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का यह आश्रय है कि कविता कहना चाहता है कि प्रगीत कविता को वही लोग समझ सकते हैं जो अब एकांत में
कविता को लिखना चाहते हैं, कविता को सुनना चाहते हैं, वही लोग प्रगीत को समझ सकते हैं। बाकी लोग के क्या समझ में आएगा? अगर आप गम के गाना अकेला में बैठ के सुनते हैं तो बाकी लोग के समझ में आएगा, कहेगा कि वे, लेकिन जेकरा गम भइल है उहे न समझेगा कि काहे हम सुन रहे हैं, है कि नहीं? सिंपल सी वही बात है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में गम के गाना नहीं होना चाहिए। गम के गाना काहे नहीं होना चाहिए? तो आपको फोकस जो है पढ़ाई पे होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन कोनो है सब जो गम के गाना सुनता है सब अकेला में है, जाने दीजिए, काम कहल जाए। तो ये जो हम क्वेश्चन पे आते हैं सर कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो उसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यानी कि इस कथन का यह आश्रय है कि प्रगीत को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो एकांत में रहना चाहते हैं, जो एकांत में रहकर मानवता को समझना चाहते हैं, मानवता के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, उहे लोग प्रगीत को समझ सकता है और बाकी कोनो नहीं समझ सकता है। ठीक है। साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। उपयुक्त उदाहरण यानी कि एगो कोनो कविता ले लीजिए, जैसे कि केदार सिंह के कोई एगो कविता ले लीजिए। वो जो है ऐसने कविता लिखते थे कि आपको अकेला में सुना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बड़ी बढ़िया लिखते थे वो लोग। ये किनके अनुसार? नामवर सिंह के अनुसार। ये मेरे अनुसार कुछ नहीं है, ठीक है? जो भी किताब में लिखल गई है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं कि हम अपने मुंह से जो है बता रहे हैं, मुंह से अपने बता रहे हैं लेकिन अपने अनुसार नहीं बता रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, मुक्ति बोध की कविताओं पर पूर्ण विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचक इस विषय में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए तनी, मुक्ति बोध जो है प्रगीत समाज के एगो हीरो थे, है कि नहीं? यानी कि सबसे पहले आचार्य रामचंद्र के बाद जो है इन्हीं के हीरो हीरोइन में नाम था। चलिए, मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनः विचार करें। पुनः मतलब कि दोबारा विचार करने की आवश्यकता क्यों है? तो सुनिए कर आंसर। मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनः विचार करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मुक्ति बोध की कविताएं जो होती थी वो लंबी लंबी होती थी, जिसे लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए मुक्ति बोध की कविताओं पर जो है विचार करने की आवश्यकता है और मुक्ति बोध जी को जो है कविताएं अब प्रगीत की तरह लिखनी चाहिए, ऐसा जो है नामवर सिंह कहते हैं। आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष है? तो आलोचक यही कहना चाहता है, यानी नामवर सिंह यही कहना चाहते हैं कि आप प्रगीत की तरह लिखें कविताएं, जिससे लोग ज़्यादा लोग जो हैं आपकी कविताओं को सुनेंगे, गाएंगे, है कि नहीं? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। काब कहल जाए तनो आसान प्रश्न जो है पूछता है। त्रिलोचन और नागार्जुन ये हो सब हीरो हीरोइन था प्रगीत के, है कि नहीं? प्रगीत में एक एक बात हमारा खराब लगा कि इस फिल्म में कोनो हीरोइन नहीं था, सिर्फ खाली हीरो था सब। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी, मुक्ति बोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, ये सब खाली हीरो था। हीरोइन रहे तब भी फिल्म देखने में मज़ा आता है कि नहीं? चलिए, त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीत की विशेषताएं क्या है इसके बारे में बताइए। तो त्रिलोचन जो है प्रगीत लिखा करते थे जो व्यक्तिगत और आत्मपरक होता था। त्रिलोचन जो है प्रगीत लिखा करते थे जो व्यक्तिगत और आत्मपरक होता था, जो लोगों के जीवन के पर्सनली जीवन के बारे में बताता था। जबकि नागार्जुन जो है प्रगीत, वो नागार्जुन भी प्रगीतें लिखते थे लेकिन ये समाज के बारे में प्रगीत लिखते थे। इनका यही विशेषता है। आपसे पूछेगा त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं बताएं, क्या लिखेंगे सर? कि त्रिलोचन की कविताएं जो है प्रगीत होती थी जिसमें व्यक्तिगत और आत्मपरक होता था, जबकि नागार्जुन की कविताएं जो है तो नागार्जुन की कविताएं जो है सामाजिक हुआ करती थी। हाली हाली जो है बोल के जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म करे के फेरा में है कि नहीं? चलिए, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो हम अभी पाठे के आधार पे बताए हैं। नामवर सिंह के त्रिलोचन सोनेट मीन्स होता है गाथा गीत, वही त्रिलोचन है और वह नागार्जुन की कविता तन गई रीढ़ उल्लेख किया है। ये दोनों रचनाएं पाठ के आसपास खंड में दी गई है, उन्हें भी पढ़ते हुए अपने विचार दें।
एगो हम बात बताएं, एक क्वेश्चन जो है लाइफ में कभी भी जो है बिहार बोर्ड अपन क्वेश्चन में नहीं देगा। ये क्वेश्चन हो तो नहीं याद रखिएगा। अब कहेंगे कि देख हम मास्टरवा के नहीं अल तो सर जी ने बतावई थवन, अरे एक आंसर हम बता रहे हैं लेकिन लिख लीजिए ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कहियो नहीं आएगा, नहीं कभी आया है, लेकिन हम इसका आंसर आपको बताएंगे। अभी बताएं कि त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं बताएं जान गए, तब पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि नामवर सिंह के त्रिलोचन सोनेट त्रिलोचन गाथा और वही त्रिलोचन है और वह नागार्जुन की कविता तन गई रीढ़ का उल्लेख करें। यानी कि ये जो वही त्रिलोचन गाथा जो है नामवर सिंह के द्वारा जो लिखा गया है सोनेट, उसमें जो है कहे हैं कि त्रिलोचन जी जो है कविताएं लिखते थे जो व्यक्तिगत और आत्मपरक होती थी, जो लोगों के पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में बताती थी, जबकि नागार्जुन की कविताएं जो है तन गई रीढ़ कहने का मतलब है कि ये भी जो है नागार्जुन जो है लोग थी व्यक्तिगत और आत्मपरक यानी कि प्रगीत जैसा ही जो है कुछ लिखते थे लेकिन सामाजिक होती थी, वही इसके बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, ये दोनों रचनाएं पाठ के आसपास खंड में दी गई, उन्हें भी पढ़ते हुए अपने विचार दीजिए। अब खंड में पाठ के आसपास जब देखिएगा तो पूरा कहानी खत्म हो जाता है, तो किताबों के पीछे क्वेश्चन रहता है पाठ के आसपास, तो ओकरा पढ़िएगा तब भी इसका आंसर आएगा। तो वो वाला हम पढ़बे नहीं करते हैं, है कि नहीं। पाठ के आसपास में का लिखल है और में नहीं करेगा एग्जाम में तो हम काहे ला पढ़े ओकरा, है कि नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 10 से, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। पहले आप मित कथन समझ लीजिए और अति कथन तो आप अपने से आंसर लिख सकते हैं। मित कथन मतलब होता है कम बोलना, अति कथन मतलब होता है ज़्यादा बोलना। तो मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, ये आप भी जानते हैं कि अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वाला का जो है लोग कम सुनता है और कम बोलने वाला का लोग ज़्यादा सुनता है। काहे कि मित कथन यानी कि जब आप कम बोलते हैं तो वो प्रभावी होता है, लोग सुनना पसंद करते हैं कि बहुते दिन पे ही बोला है, आखिर ही बोला होगा तो कुछ अच्छे बात बोला होगा। इसीलिए मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, क्योंकि मित कथन कम बातों में अधिक प्रभावी होती है, लोगों को अधिक प्रभाव पड़ता है मित कथन से, है कि नहीं। केदारनाथ सिंह के उद्धृत कविता से इस कथन के पोस्टिट करें। केदारनाथ सिंह ये कविता एगो लिखे हैं द्विगंत भाग 1 में। द्विगंत भाग 1 मतलब कि 11th क्लास के एगो बुक देखिएगा, ओकरे में हिमालय एगो कविता है, ओकरे में जो है ये बात लिखल गई है, ओकरे से बताना है आपको। तो तनी देख लीजिए, वही आपको बस उतना ही आंसर आप लिख देंगे तो एकदम सही है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह के उदित कविता द्विगंत भाग 1 के हिमालय कविता से जो है लिखिए, तो यही बताना है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति इसलिए होती है क्योंकि मित कथन कम बातों में ज़्यादा बातों को जो है प्रभावी बना पाता है। और यही बात जो है केदारनाथ सिंह ने अपने कविता हिमालय द्विगंत भाग 1 में बताया है। वो बोलिए कर आंसर, है कि नहीं। अब आइए लास्ट प्रश्न आज का कि हिंदी की आधुनिक कविता के आलोचकों ने क्या विशेषता बताया है। यानी कि हिंदी में जो आधुनिक कविता आ रहा है उसमें आलोचक ने जो है आधुनिक कविता की क्या विशेषता बताई है कि आधुनिक कविता कैसी है, तो उसी के बारे में विशेषता आपको बताना है। तो सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं कि आधुनिक कविता का जो है आलोचक ने यह बताया है कि आधुनिक कविता सबसे पहला बात तो छोटा होता है, दूसरा विशेषता कि ये व्यक्तिगत और आत्मपरक होता है, तीसरा कि इसमें जो नए नए लेखक होते हैं वो सभी बातों को गहराई से देखते हैं, सुनते हैं और जहां उनको लगता है कि इस चीज़ पर लिखना चाहिए वो उस बात को जो है कविता के अर्थ में लिख देते हैं। बस 3 गो काफ़ी है आपके लिए विशेषता, है कि नहीं। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से आज हमने आपको पढ़ाया ये प्रगीत और समाज के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आपके हेजा फिट हो गया है, कभी निकले वाला है नहीं। तो बस एक काम आपको करना है कि इसको शेयर करना है और कुछ नहीं। शेयर आप कर देंगे तो समझिए कि आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं और वीडियो देखे हैं
वो जो आसान किए हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।